नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान के अनुसूचियों के बारे में, भाग के बारे में तथा अनुच्छेद के बारे में। तो मुख्य रूप से आज हमें जो पढ़ना है, आज अनुसूची के बारे में पढ़ना है, ठीक है? तो इसके पहले वाले जो हम लोग वीडियो में पढ़े थे, तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हमारा संविधान कब बना, ठीक है? हमारा संविधान कब बना, फिर जाके विश्व का संविधान सबसे पहले किसका बना, संविधान में सबसे पहले विश्व में सबसे पहले संविधान निर्माण की प्रक्रिया कहाँ शुरू की गई, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, विश्व का सबसे बड़ा अलिखित संविधान किस देश का है। तो ये सब चीज़ें हम लोग पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है? और उसके बाद से हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि हमारा जब संविधान बना, तो इसमें जितने भी अलग-अलग देशों के संविधान को अवलोकन करके जो भी मतलब विषय को लाया गया था, वो किस-किस देश से कौन-कौन से विषय को लाया गया था, वो मुख्य रूप से हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है? तो आज थोड़ा-सा इसको पढ़ने से पहले हम लोग एक बार क्या करते हैं, इसके पीछे वाले जो वीडियो में हम लोग पढ़े हैं, इसको थोड़ा-सा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है? ताकि ये सब चीज़ों को पढ़ने में आसानी होगी। तो दोस्तों बात करते हैं, सबसे पहले बात करें तो हमारा जो विश्व का सबसे पहला विश्व में सबसे पहले संविधान निर्माण की प्रक्रिया कहाँ शुरू की गई थी? तो फ्रांस में, ठीक है? विश्व में सबसे पहले संविधान निर्माण की प्रक्रिया कहाँ शुरू की गई? तो फ्रांस में। जबकि बात करें विश्व में सबसे पहला संविधान किसका बन के तैयार हो गया? तो ब्रिटेन का। देखिए, सबसे पहले सबसे पहले जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो शुरू हुई थी बनाने की, वो फ्रांस में शुरू हुई थी। लेकिन सबसे पहले किस देश का बन गया? ब्रिटेन का बन गया। और इस तरह से ब्रिटेन का जो संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा अलिखित संविधान है। ब्रिटेन का सबसे बड़ा अलिखित संविधान है, ठीक है? जबकि बात करें विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो अमेरिका का है। किस देश का? अमेरिका का है, ठीक है? यूएसए। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो अमेरिका का है। जबकि बात करें विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो वो अपने भारत का है। भारत का, ठीक है? सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा अर्थात सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो अपने भारत का है। जबकि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का, विश्व का सबसे बड़ा अलिखित संविधान ब्रिटेन का, विश्व का सबसे पहला संविधान ब्रिटेन का, विश्व में सबसे पहले संविधान निर्माण की प्रक्रिया कहाँ शुरू हुई? तो फ्रांस में। ये चार बस लाइन आपको याद रखना है और ये चारों क्वेश्चन चारों जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? विश्व में सबसे पहले संविधान किस देश का बना? ठीक है, तो ब्रिटेन का। विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का बना? तो अमेरिका का। विश्व का सबसे बड़ा अलिखित संविधान किस देश का है? तो ब्रिटेन का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का। तो ये सब चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है? तो आज हमें क्या पढ़ना है? संविधान के प्रमुख अनुसूची, भाग एवं अनुच्छेद। दोस्तों बात करें तो संविधान को देखिए पढ़ने के लिए इसे अनुसूची में, भाग में तथा अनुच्छेद में बांटा गया है, ठीक है? तो बात करें कि जब हमारा संविधान बना यानी 26 नवंबर 1949 को, हमारा संविधान कब बना? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया। लेकिन इसे पूरे भारत में कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। ये याद रखेंगे। क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि नागरिकता संबंधी जो प्रावधान थे, वो संविधान में कब मतलब लागू कर दिए गए? तो ये आप हमेशा याद रखें कि जिस दिन हमारा संविधान बना, अर्थात 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बन गया, तो उसी दिन नागरिकता संबंधी प्रावधान को लागू कर दिया गया था। ये विषय आप हमेशा याद रखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, ठीक है? आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, देखिए अनुसूची पढ़ना है, भाग पढ़ना है और अनुच्छेद पढ़ना है। तो आज केवल हमें अनुसूचियों के बारे में पढ़ना है कि किस अनुसूची में किस चीज की चर्चा किया गया है। तो सबसे पहले बात आती है अनुसूची। तो दोस्तों देखिए, हमारा जब संविधान बना था तो उस समय कुल अनुसूची की संख्या 8 था। कितना? 8 था। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 है। कितना? 12। ये याद रखेंगे। अभी वर्तमान में कितनी अनुसूची है? तो 12 है। कितना है? 12। लेकिन पहले कितना था? संविधान जब बना उस समय भारत में सॉरी संविधान में अनुसूची की संख्या कितना था? तो 8 था। इसमें संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा संशोधन कर करके इसको क्या किया गया? सूची को बढ़ाया गया, ठीक है? क्योंकि देखिए, जब कभी विषय की संख्या बढ़ती है तो उसको क्या किया जाता है? अनुसूची बढ़ा करके उसमें डाला जाता है और इस तरह से ये संख्या बढ़ के कितना हो गया? 12 हो गया, ठीक है? वर्तमान में कितना है? 12। जबकि पहले कितना था? तो अनुसूची 8 ही था, वर्तमान में 12। ये याद रखेंगे। अब आते हैं भाग की तरफ। तो दोस्तों बात करें भाग की तरफ, तो ये जो भाग है, हमारा जब संविधान बना तो उस समय भाग की टोटल संख्या 22 था। कितना? 22। देखिए, आज भी अगर संख्यात्मक रूप से बात करें तो आज भी हमारा भाग कितना है? 22 ही है। लेकिन इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 25। यानी वर्तमान में भाग की संख्या कितना है? तो 25 है। लेकिन संख्यात्मक रूप से अगर पूछें तो आज भी 22 है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये संख्या में 22 है। संख्यात्मक रूप से कहने का मतलब है संख्या में 22। जैसे 1 2 3 4 ऐसे शुरू करेंगे तो 22 तक आज भी है। लेकिन ये 25 हो कैसे गया है? तो जैसे बात करें, इसमें जब नया भाग जोड़ा गया ना, तो नए भाग के रूप में जैसे 22 का 1, ठीक है? जैसे आप अनुच्छेद जब भाग पढ़ेंगे तो इसमें आएगा भाग आपका क्या कहते हैं,
5 के बाद आ जाएगा, 4 के बाद 4 का एक आता है, ठीक है, 4 का ए। तो इस तरह से ए बी सी करके इसमें भाग को क्या किया, जोड़ा गया, और इस तरह से कुल भाग की संख्या कितना हो गया, 25। लेकिन संख्यात्मक रूप से पूछे तो आज भी संख्यात्मक रूप से भाग की संख्या कुल कितना है, 22 है, ये याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अनुच्छेद की बात करें, आर्टिकल की बात, ठीक है। तो आज भी देखिए, पहले अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद टोटल कितना था, 395, आज भी 395 है, लेकिन इसमें संशोधन कर करके, जैसे जैसे 44 का एक, 22 का ए, ऐसे कर करके 251 का बी, ऐसे करके जोड़ जोड़ के इसको कितना कर दिया गया, 495 के आसपास लेके चला गया है। यानी वर्तमान में अगर अनुसूची की, अनुच्छेद की बात करें, आर्टिकल की, तो कितना है, 395 है, लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में 495 है, लेकिन संख्यात्मक रूप से अगर पूछे तो 395 है, कितना, 395 संख्यात्मक रूप से। लेकिन अगर कुल अनुसूची की संख्या, सॉरी, कुल अनुच्छेद की संख्या पूछे तो 495। भाग की बात करें तो वर्तमान में भाग कितना है, 25 है, लेकिन संख्यात्मक रूप से आज भी भाग की संख्या कितना है, 22 है। तो उम्मीद करते हैं ये सब चीज समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं अपनी अनुसूची की तरफ, ठीक है, क्योंकि आज हमें क्या पढ़ना है, अनुसूची के बारे में पढ़ना है। इसके बाद हम भाग पढ़ेंगे, उसके बाद हम अनुच्छेद पढ़ेंगे, धीरे धीरे हर चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो आज हम क्या पढ़ना है, अनुसूची के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है कि अनुसूची की संख्या वर्तमान में कितना है। तो वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितना है, तो 12 है, ठीक है। यानी 12 अनुसूची के बारे में पढ़ना है, और किस अनुसूची में किस विषय की चर्चा किया गया है, ये सब हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं प्रथम अनुसूची की तरफ। तो पहला अनुसूची क्या कहता है कि प्रथम अनुसूची में किस चीज की चर्चा किया गया है, तो संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा किया गया है। अर्थात जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में, देखिए जितने भी राज्य हैं, अर्थात कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं। कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 8, यानी कुल 28 राज्य। अगर मैं बात करूं स्टेट की तो टोटल कितना है, 28। जबकि यूनियन टेरिटरी की बात करें तो वो कितना है, 28। यानी, ठीक है, यानी जितने भारत के अंतर्गत आने वाले जितने भी राज्य हैं उनको, और केंद्र शासित प्रदेश, इन सबको सम्मिलित किया गया है, और तब जाके भारत, ये एक क्या कहलाता है, भारत मतलब राज्यों का संघ कहलाता है। यही कारण है कि इसे भारत को एक देश न कह करके इसे राज्यों का संघ कहा जाता है, यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है, ठीक है। अर्थात भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है, याद रखेंगे, क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, राज्यों का संघ है। किस अनुसूची में कहा गया है, तो प्रथम अनुसूची में, आप याद रखें, किसमें, प्रथम अनुसूची में क्या बोला गया है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा किया गया, अर्थात भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है, ठीक है। ये प्रथम अनुसूची की बात करते हैं। बात करें द्वितीय अनुसूची, आगे चलते हैं। तो द्वितीय अनुसूची में क्या बोला गया है कि इसमें देखिए, इसमें वेतन भत्ता की चर्चा किया गया है। अर्थात जितने भी पदाधिकारी है, जैसे बात करें राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, राज्यसभा के सदस्य हो गए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो गए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो गए, सीएम हो गए, राज्यपाल हो गए, और डीएम एसपी जितने भी सारे हैं, इन सब की वेतन भत्ता की चर्चा किसमें किया गया है, तो अनुसूची 2 में, ठीक है। द्वितीय अनुसूची में किसकी चर्चा किया गया है, तो वेतन भत्ता की चर्चा की गई है। अब इसमें किसके वेतन की चर्चा नहीं किया गया है, ये समझने वाली बात है। इसमें 2 लोगों के वेतन की चर्चा नहीं किया गया, किसका किसका, एक पहला आता है महान्यायवादी, और दूसरे आते हैं महाधिवक्ता। महाधिवक्ता, इनको बोला जाता है अटॉर्नी जनरल, जबकि इनको बोला जाता है एडवोकेट जनरल, ठीक है। एडवोकेट जनरल, ये 2 लोग हैं, महान्यायवादी और महाधिवक्ता। इन दोनों की वेतन की चर्चा अनुसूची 2 में नहीं किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं, तृतीय अनुसूची की बात करें तो तृतीय अनुसूची में शपथ की चर्चा किया गया है। अर्थात जितने भी पदाधिकारी थे, जितने भी मतलब इसके अंतर्गत आने वाले, वो सारे लोग जो शपथ, जो वेतन लेते हैं, उनकी शपथ की चर्चा किसमें किया गया है, तो तृतीय अनुसूची में किया गया है। अर्थात राष्ट्रपति हो गए, सॉरी राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री हो गए, लोकसभा के सदस्य हो गए, राज्यसभा के सदस्य हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, राज्यपाल हो गए, इन सबकी शपथ की चर्चा किसमें किया गया है, तो तृतीय अनुसूची में। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, इन सबकी शपथ की चर्चा तृतीय अनुसूची में किया गया है। अब इसमें किस व्यक्ति की अनुसूची की शपथ की चर्चा नहीं किया गया है, तो वो राष्ट्रपति की, ठीक है। किसकी, इसमें राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा नहीं किया गया है, ठीक है। इसमें राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा नहीं किया गया है। ऐसा क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति को एक अलग से इनको अनुच्छेद दिया गया है, अलग से अनुच्छेद में चर्चा किया गया है, किस चीज का, इनके शपथ की चर्चा। जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो वहां पे हम बताएंगे आपको कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेते हैं, ठीक है। इन पे और भी बहुत सारी चीजें हैं, जो महाभियोग की प्रक्रिया कैसे चलती है, मतलब किस अनुच्छेद के तहत, राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, सब अनुच्छेद दिया गया इनको। अर्थात राष्ट्रपति के लिए शपथ के लिए एक अलग अनुच्छेद दिया गया है। यही कारण है कि इनको
इसमें नहीं रखा गया, ठीक है। अर्थात तृतीय अनुसूची में राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा नहीं किया गया है, ठीक है। इनको विशेष रूप से एक अलग अनुच्छेद आर्टिकल दिया गया है। आगे चलते हैं चतुर्थ अनुसूची। तो चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया गया है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया गया, अर्थात कहने का मतलब यह है कि राज्यसभा में जो भी सदस्य जाते हैं वो राज्य की जनसंख्या के ऊपर निर्भर करता है। अर्थात जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी वहां से राज्यसभा में सदस्य भी ज्यादा भेजे जाएंगे, ठीक है। क्या होता है, तो इस तरह से बताइए, राज्यसभा में हमारे भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां से सबसे ज्यादा राज्यसभा में सदस्य जाते हैं, तो अपना राज्य उत्तर प्रदेश, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। कितना, लगभग 24 पॉइंट समथिंग करोड़ है, यानी 24 या 25 करोड़ के आसपास इसकी जनसंख्या हो गया है, ठीक है। तो चतुर्थ अनुसूची में किस चीज की चर्चा किया गया, तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया गया, अर्थात जो भी राज्य है वहां से कितने सदस्य राज्यसभा में भेजे जाएंगे इसकी चर्चा किया गया है। और ये किस पे निर्भर करता है, तो राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या होने के कारण क्या है कि राज्यसभा में सबसे ज्यादा सदस्य जाते हैं, और उनकी संख्या कितना है, तो 31 है। कितना, 31। यानी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, यूपी, तो यहाँ से अगर बात करें राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, तो राज्यसभा में 31 सदस्य जाते हैं जबकि लोकसभा में 80 सदस्य जाते हैं। ये आप याद रखेंगे। पूरे भारत में जितने भी 28 राज्य हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य से राज्यसभा में सदस्य जाते हैं तो उत्तर प्रदेश से कितना, 31, जबकि लोकसभा से कितने सदस्य जाते हैं, 80, ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, पांचवी अनुसूची। इसमें क्या बोला गया है कि पूरे भारत के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के संदर्भ में चर्चा किया गया, अर्थात भारत में जितने भी एसटी एवं एससी वर्ग वाले आते हैं, अर्थात अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट एवं शेड्यूल ट्राइब, इनके लिए जो है इनके प्रशासन के संदर्भ में चर्चा किया गया। किस अनुसूची में, तो पांचवी अनुसूची में। किस अनुसूची में, पांचवी अनुसूची में, अर्थात पांचवी अनुसूची में पूरे भारत में, ठीक है, पूरे भारत के जो भी एसटी एवं एससी है उनके प्रशासन के संदर्भ में चर्चा किया गया। किस अनुसूची, पांचवी अनुसूची। अब बात करते हैं छठी अनुसूची की। बात करें दोस्तों, छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये 4 राज्य हैं, ठीक है। कौन कौन से, असम, त्रिपुरा, मिजोरम एवं मेघालय, ये 4 राज्य के जनजाति के रूप में, ठीक है, संदर्भ में विशेष रूप से चर्चा किया गया है। किस अनुसूची में, छठी अनुसूची में, याद रखेंगे। ये यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि जैसे चारों राज्यों का नाम में से 3 राज्य का नाम दे देगा और आपसे ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन से छठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। और इन चारों में से 3 दे देगा, चौथा कोई दूसरा नाम डाल देगा, ठीक है। तो आप कौन कौन सा नाम याद रखना है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये 4 राज्य कौन कौन से, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ठीक है। वहां के जनजाति के संदर्भ में विशेष रूप से चर्चा किया गया। किस अनुसूची में, तो छठी अनुसूची में। आगे चलते हैं, तो 7वीं अनुसूची आती है, ठीक है। तो 7वीं अनुसूची में क्या बोला गया है, तो इसमें विषय की चर्चा किया गया, अर्थात देखिए विषय का मतलब ये होता है कि वो सारे विषय जिन पे कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है, केंद्र को होता है, या फिर कभी कभी दोनों को होता है। तो इस तरह से 7वीं जो अनुसूची है इसमें किसकी चर्चा किया गया है, तो विषय की, अर्थात एक तरह से ये बोला जाए तो शक्ति का विभाजन किया गया है। क्योंकि देखिए कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पे कानून बनाने बनाने का जो अधिकार है वो केवल केंद्र सरकार को होता है, और कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पे कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को होता है। जैसे बात करें जैसे पुलिस वर्ग, तो पुलिस वर्ग में कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, केवल राज्य सरकार को होता है। जबकि रेल की अगर बात करें तो रेल किसके अंतर्गत आता है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। जनगणना किसके अंतर्गत आता है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। अर्थात जनगणना पे कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र सरकार को है। उसी तरह अगर बात करें कि जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है, तो जनसंख्या नियंत्रण या फिर और भी बहुत सारी जैसे वन है, वन, माप तौल, शिक्षा, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची का मतलब ये होता है, देखिए सबसे पहले ये समझिए कि संघ सूची क्या है, ठीक है। टोटल जो है 7वीं अनुसूची में विषय सूची की चर्चा किया गया, जिसमें 4 प्रकार की सूची की चर्चा किया गया। पहला कौन सा, संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची और चौथा अवशिष्ट सूची। हालांकि जो सूची की संख्या होती है वो 3 ही होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची का मतलब ये होता है, संघ सूची के अंतर्गत आने वाले उन सारे विषय पर जिन पे कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है, वो सारे के सारे किस में आते हैं, संघ सूची में। अर्थात संघ सूची के अंतर्गत आने वाले विषय पे कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, केवल केंद्र सरकार को होता है। वैसे ही बात करें राज्य सूची, तो राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले जितने भी विषय होते हैं उन पे कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को होता है।
उसके बाद बात करें समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची में देखिए इसमें क्या होता है कि केंद्र और राज्य ये दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। किस विषय पर? समवर्ती सूची पे, ठीक है। किस पे? समवर्ती सूची पे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि समवर्ती सूची पे जब कानून बनता है और इन दोनों के द्वारा जब कानून बनाया जाता है, केंद्र और राज्य के द्वारा, तो कभी कभी कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पे कानून बनाने की प्रक्रिया को लेकर के मतभेद हो जाता है। अर्थात राज्य कुछ अलग कानून बना देता है और केंद्र अलग कानून बना देता है। तो उस समय जब मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले विषय पर, ठीक है, जब मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो उस समय केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया जो कानून होता है उसी को मान्यता दे दिया जाता है, ठीक है, राज्य सरकार को हटा दिया जाता है। तो क्या आप समझे कि संघ सूची के अंतर्गत आने वाले विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? केंद्र सरकार को, ठीक है। जबकि बात करें संघ राज्य सूची, तो राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले जो भी विषय है इन पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो राज्य सरकार को है। जबकि समवर्ती सूची की बात करें तो इस पे केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं कानून, किंतु जब मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को मान्यता दिया जाता है। वैसे ही बात करें अवशिष्ट सूची, तो दोस्तों अवशिष्ट सूची में विषयों की संख्या अनंत है। कितना? अनंत है। और इस पे कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, केवल केंद्र सरकार को है। एक बार थोड़ा सा यहाँ पे इसको और बढ़िया से समझ लेते हैं। जैसे बात करें, पहला क्या है हमारा? संघ सूची। पहला क्या है? संघ सूची। दूसरा राज्य सूची। तीसरा समवर्ती सूची। और चौथा क्या है? अवशिष्ट सूची, ठीक है। अब बात करें संघ सूची की, तो दोस्तों इसमें कुल विषय की जो संख्या था या फिर है, अभी कितना है? 100 है। कितना? 100 है। अर्थात संघ सूची में टोटल विषय की संख्या कितना है? 100 है, याद रखेंगे। आगे बात करते हैं राज्य सूची। दोस्तों राज्य सूची में जो है पहले कुल विषय की संख्या जो था 66 था, किंतु 42वें संवैधानिक संशोधन, ठीक है, 42वें संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के द्वारा 1976 में राज्य सूची से 5 विषय को निकाल करके, कितने? 5 विषय को निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अर्थात पहले 66 था तो उसमें से 5 निकाल दिया गया, तो अब कितना बच गया? 61। यानी वर्तमान में अगर बात करें कि राज्य में कुल विषय की चर्चा कितनी है? विषय तो 61, ठीक है। कितने विषय की चर्चा किया गया है? टोटल 61। और वो 5 विषय को उठा करके किसमें डाल दिया गया? समवर्ती सूची में, यानी +5 इसमें कर दिया गया। तो पहले जो बात करें समवर्ती सूची में टोटल विषय की कितनी चर्चा किया गया था? तो 47। और इसमें 5 और मिला दिया गया तो टोटल अब कितना हो गया? यानी 47 में 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? 52। यानी वर्तमान में अगर बात करें तो समवर्ती सूची में कुल विषय की संख्या कितना है? तो 52 है। टोटल कितना? 52। संघ में 100 है, जबकि राज्य में पहले 66 था, लेकिन 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा इसमें से 5 विषय को निकाल करके किसमें डाल दिया गया? समवर्ती सूची में। और समवर्ती सूची में पहले कितना था? 47 था, जिसमें 5 डालने की वजह से अब इसमें कितना हो गया? 52 हो गया। कितना हो गया? 52 हो गया। अर्थात समवर्ती सूची में कुल विषय की संख्या 52, जबकि राज्य सूची में कुल विषय की संख्या 61 हो गया, ठीक है। उसी तरह अगर बात करें कि अवशिष्ट सूची में, तो हम अभी बताया आपसे कि अवशिष्ट सूची में विषय की संख्या कितना है? अनंत है। कितना? अनंत, इनफाइनाइट, ठीक है। कितना? अनंत, ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। तो ये रहा 7वीं अनुसूची। तो कभी कभी देखिए आपसे इस विषय की चर्चा ना करके आपसे ये पूछ देता है कि सात किस अनुसूची में शक्ति का विभाजन किया गया, क्योंकि देखिए शक्ति का मतलब यही होता है। शक्ति का मतलब अब क्या समझते हैं? जैसे आपके अधिकार क्षेत्र में अगर आपको शक्ति ज्यादा दे दिया गया, किसी पे कानून बनाने का अधिकार, तो वही हो गया, यानी शक्ति का विभाजन हो गया। यानी केंद्र को ज्यादा दे दिया गया, राज्य को थोड़ा कम दे दिया गया। इस तरह से शक्ति का विभाजन कर दिया गया। क्योंकि कोई भी विषय है उस पे जब कानून बनाने का अधिकार किसी को मिलता है तो जाहिर सी बात है उसको शक्ति मिल गया, आप यही कह सकते हैं ना। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि शक्ति का विभाजन भी किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। अर्थात विषय की चर्चा भी किसमें? 7वीं अनुसूची में। आप इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं 8वीं अनुसूची। देखिए हमारा जब संविधान बना था तो संविधान में वर्णित जो अनुसूची की संख्या था टोटल 8 था, किन, ठीक है। तो अब हम 8वां पढ़ रहे हैं, 8वीं अनुसूची, और ये अंतिम अनुसूची है, क्योंकि इसके बाद जो भी हम लोग अनुसूची पढ़ेंगे ये संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा, संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको क्या किया गया है? बढ़ाया गया है। क्योंकि पहले जो हमारे संविधान में अनुसूची की संख्या था टोटल कितना? 8 था, लेकिन वर्तमान में कितना हो गया? 12 हो गया। तो जाहिर सी बात है इनको जोड़ा गया है, ठीक है। तो अब हम कौन सा पढ़े? 8वीं पढ़े, यानी अंतिम पढ़ रहे हैं। तो 8वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें टोटल 8वीं अनुसूची में किस चीज की चर्चा किया गया? तो भाषा की चर्चा किया गया। किस चीज की? तो भाषा की चर्चा किया गया। अर्थात कहने का मतलब है कि जब हमारा संविधान बना तो संविधान में कुल मान्यता प्राप्त भाषा की चर्चा किया गया। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। तो पहले जो बात करें कि टोटल भाषा की चर्चा कितना था? तो 14 था। वर्तमान में कुल भाषा की चर्चा कितनी है? तो 22।
यानी हमारे अभी संविधान में वर्तमान में कितनी भाषा की चर्चा किया गया है? 22 भाषा की चर्चा किया गया, जबकि पहले कितना? 14। ठीक है। अब बात आते हैं कि देखिए इसमें कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई। तो सबसे पहले बात आता है कि पहले कितना था? 14 भाषा। तो इस तरह से 15वीं भाषा के रूप में, 15वीं भाषा के रूप में 21वीं संवैधानिक संशोधन, ठीक है, 1967 में, 1967, यानी 15वीं संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया, 15वीं भाषा के रूप में 21वीं संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के द्वारा 1967 में 15वीं भाषा के रूप में किसे जोड़ा गया? तो सिंधी को जोड़ा गया। किस भाषा को जोड़ा गया? यानी सिंधी भाषा को। तो सिंधी भाषा को 21वीं संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1967 में जोड़ा गया, और इस तरह से भाषा की संख्या 14 से कितना हो गया? 15 हो गया। ठीक है। उसके बाद बात करें 21वीं संवैधानिक संशोधन, सॉरी 71वीं संवैधानिक संशोधन, ठीक है, 71वीं संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के द्वारा 1992 में, कब? 1992 में 3 भाषा को जोड़ा गया। कितनी भाषा को? 3 भाषा को। देखिए पहले 14 भाषा था, 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया, कब? 21वीं संवैधानिक संशोधन 1967 में। उसके बाद क्या किया गया? 71वीं संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1992 में 3 भाषा को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 3 भाषा जुड़ गया तो 15 3 18, यानी टोटल भाषा कितना हो गया? अब 18 हो गया। यानी कौन कौन सा भाषा? तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषा को जोड़ा गया, जिससे भाषा की संख्या बढ़ के कितना हो गया? 18 हो गया। उसके बाद से पुनः जो है 92वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, कौन सा? 92वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 2003 में, कब? 2003 में 4 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन? बोडो, संथाली, मैथिली एवं डोंगरी। बोडो, संथाली, मैथिली एवं डोंगरी, ये 4 भाषा को जोड़ा गया, जिससे भाषा की चर्चा, भाषा जो है कुल बढ़ के कितना हो गया? पहले 18 था और 18 से 4 बढ़ गया, यानी 18 से 22। यही कारण है कि अभी जो आप अगर बात करें कि अभी वर्तमान में भाषा की चर्चा कितनी चर्चा किया गया है, तो 22 है। यानी हमारे संविधान में कुल कितनी भाषा की चर्चा किया गया वर्तमान में? 22 में, जबकि पहले कितना था? 14 था। ठीक है। तो वो देखिए 2003 में कौन कौन सा भाषा जोड़ा गया? तो बोडो, संथाली, मैथिली एवं डोंगरी। ठीक है। बोडो, बोडो कहाँ की है? तो ये असम की भाषा है। बोडो असम की। संथाली कहाँ की है? तो झारखंड की। जबकि मैथिली कहाँ का है? तो बिहार का। जबकि डोंगरी कहाँ का है? तो डोंगरी आपका जम्मू कश्मीर का। आप याद रखेंगे, ये 4 भाषा को जोड़ा गया था, कब? 2003 में। किस संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के द्वारा? तो 92वें संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के द्वारा हमारे संविधान में 4 भाषा को जोड़ा गया, असम, सॉरी, डोंगरी, मैथिली, ठीक है, संथाली एवं क्या कहते हैं, बोडो, संथाली, मैथिली एवं डोंगरी, ये 4 भाषा को जोड़ा गया, कब? 92वें संवैधानिक संशोधन 2003 में। जबकि 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को कब जोड़ा गया? तो 21वीं संवैधानिक संशोधन 1967 में। जबकि 71वीं संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1992 में 3 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 3 भाषा को जोड़ा गया, जिससे भाषा बढ़ के 18 हो गया। और फिर 92वें संवैधानिक संशोधन 2003 में 4 भाषा को जोड़ दिया गया। कौन कौन? बोडो, संथाली, मैथिली एवं डोंगरी। बोडो, संथाली, मैथिली एवं डोंगरी। बोडो, संथाली, मैथिली एवं डोंगरी, जिससे भाषा की संख्या 22 हो गया। तो इस तरह से हमारे संविधान में अभी वर्तमान में कुल कितनी भाषा की चर्चा किया गया है? तो 22 भाषा की चर्चा किया गया है। याद रखेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। अब आता है 9वीं अनुसूची। तो दोस्तों ये जो 9वीं अनुसूची था, ये हमारे संविधान में ये पहले से नहीं था, क्योंकि पहले हमारे संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 तक था। ठीक है। किंतु बाद में इसमें जोड़ दिया गया, कितने? 4 अनुसूची को जोड़ दिया गया। तो इस तरह से पहला अनुसूची कौन सा जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची। और यही कारण है कि ये जो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, ये कब जोड़ा गया? तो ये प्रथम संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के द्वारा जोड़ा गया। प्रथम संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के द्वारा जोड़ा गया, कब? 1951 में। कब? 1951 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछता है कि 9वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के द्वारा जोड़ा गया था? तो प्रथम संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 1951 में। फिर जाके इससे क्वेश्चन और क्या पूछता है? आपसे ये पूछता है कि 9वीं अनुसूची को किस समिति के सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया था? याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया था। किसके सिफारिश पे? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया था। देखिए यहाँ पे कहीं लिखे होंगे, स्वर्ण सिंह समिति,
स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन की चर्चा किया गया। भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन की चर्चा किया गया, ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? प्रथम अनुसूची, प्रथम संवैधानिक संशोधन के द्वारा, कब? 1951 में। जबकि इसे किस समिति के सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया था। इसमें किस चीज की चर्चा किया गया है? तो भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन की चर्चा किया गया है, ये याद रखेंगे। आगे चलते हैं, 10वीं अनुसूची की बात करते हैं। तो दोस्तों 10वीं अनुसूची जो है वो 52वीं संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के द्वारा जोड़ा गया। कब? 1985 में। कब? 1985 में। 10वीं अनुसूची को 52वीं संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया और इसमें दल बदल को रोकने वाले कानून की चर्चा किया गया। दल बदल का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी के टिकट पे चुनाव जीत करके अगर उस मतलब सरकार बना लेती है, तो उस व्यक्ति को जो है ना फिर दूसरे पार्टी में जाने से इसको रोका गया है, दल बदल। इसी को कहा जाता है कि दल बदल। मतलब आप किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर अगर चुनाव जीत गए और फिर दूसरे पार्टी में सम्मिलित हो जाते हैं, तो उस आधार पे आप पे दल बदल का कानून लगाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें कि जब किसी भी पार्टी का अगर 2/3 सदस्य अगर दल बदल लेता है, तो उस पे दल बदल का कानून नहीं लगाया जाएगा। 2/3 का मतलब होता है लगभग 70। कितना? लगभग 70। 2/3 अर्थात 70 सदस्य अगर कहीं चले जाते हैं, दूसरे पार्टी में सम्मिलित हो जाते हैं, तो उन पे दल बदल की कानून की प्रक्रिया नहीं लगेगी, ठीक है। अर्थात 2, 4, 5, 10 ऐसे अगर जाएंगे 20, 25, तो उन पे क्या होगा? दल बदल की कानून लागू किया जा सकता है। ये कौन लागू करवाएगा? तो जिस पार्टी से ये चुनाव जीते थे। तो याद रखेंगे कि 10वीं अनुसूची में किस चीज की चर्चा किया गया? तो दल बदल को रोकने की कानून की चर्चा किया गया है। इसकी 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो 52वीं संवैधानिक संशोधन 1985 में जोड़ा गया। जबकि 9वीं अनुसूची को प्रथम संवैधानिक संशोधन के द्वारा कब? 1951 में जोड़ा गया। किस समिति की सिफारिश पे? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची में किस चीज की चर्चा किया गया? तो भूमि सुधार तथा जमींदारी उन्मूलन की चर्चा किया गया। जबकि 10वीं में दल बदल कानून को रोकने वाला कानून की चर्चा किया गया है। आगे चलते हैं, 11वीं अनुसूची। दोस्तों 11वीं अनुसूची की बात करें तो देखिए 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, ये दोनों को रिलेट करके याद रखेंगे, क्योंकि देखिए इन दोनों को एक साथ ही जोड़ा गया था, बस पहले किसी और को, उसके बाद किसी और को। इस तरह से देखिए ये 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा और ये 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, दोनों का देखिए ईस्वी समान है। 1993 में ही दोनों को जोड़ा गया था। अर्थात पहले किसको जोड़ा गया? तो 11वीं अनुसूची में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। कब? 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1993 में, और इसमें ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के रूप में इसको जोड़ा गया। तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के रूप में अर्थात पंचायती राज की व्यवस्था किया गया। किसमें? 11वीं अनुसूची में। अर्थात 11वीं अनुसूची में किस चीज की चर्चा किया गया? तो पंचायती राज की चर्चा किया गया है। वैसे बात करें 12वीं अनुसूची की बात करें तो 12वीं अनुसूची में 74वें संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के द्वारा 1993 में ही, ठीक है, इसमें शहरी स्थानीय स्वशासन अर्थात नगर पालिका की चर्चा किया गया है। ये याद रखेंगे, नगर पालिका की किस अनुसूची में? तो 12वीं। जबकि पंचायती राज की चर्चा किसमें? 11वीं अनुसूची में। ये दोनों को याद रखेंगे, इन दोनों को एक साथ याद रखेंगे, 73वें 74वें, ठीक है। पहले ग्राम पंचायत, दूसरा नगर पालिका, ठीक है। फिर आता है, एक बार 10वीं को देख लेते हैं फिर से। 10वीं में दल बदल को, जबकि 9वीं में इसको भूमि सुधार को लागू किया। भूमि सुधार के वाले कानून को तथा जमींदारी उन्मूलन वाले कानून की चर्चा किया गया। किस अनुसूची में? 9वीं अनुसूची में। तो इस तरह से ये हमारा पूरा अनुसूची था, ठीक है। हम लोगों ने एक एक अनुसूची को अच्छे से पढ़ने का प्रयास किया और उसे समझने का भी प्रयास किया। तो एक बार फिर से एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रथम अनुसूची में संघ एवं राज्य, ठीक है, प्रथम अनुसूची में संघ एवं राज्य की चर्चा किया गया, अर्थात यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता की चर्चा किया गया। तृतीय अनुसूची में शपथ की चर्चा किया गया। चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया गया है। जबकि 5वीं अनुसूची में पूरे भारत में जितने भी अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उनके प्रशासन के रूप में संदर्भ में चर्चा किया गया। जबकि छठी अनुसूची की बात करें तो छठी अनुसूची स्पेशल रूप से, मतलब विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य, कौन कौन? असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इन 4 राज्यों की चर्चा किया गया है और वहां पे जो जनजाति है उनके संदर्भ में प्रशासनिक रूप से चर्चा किया गया है। तो ये किस अनुसूची में? छठी अनुसूची में। बात करते हैं 7वीं अनुसूची की, तो 7वीं अनुसूची में शक्ति का विभाजन किया गया, अर्थात विषय सूची को बांटा गया है, जिसमें कितने प्रकार की सूची होते हैं? तो 4 प्रकार के, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची एवं अवशिष्ट सूची। कौन? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची एवं अवशिष्ट सूची। संघ सूची, वैसे संघ सूची के अर्थात संघ सूची के अंतर्गत आने वाले विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? तो केंद्र को होता है। जबकि राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले जो भी विषय है
इन पे कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? राज्य सरकार को होता है। जबकि समवर्ती सूची में जो कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? तो राज्य और केंद्र दोनों को होता है। और जब समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले विषय पर राज्य एवं केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा जब मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो उस समय केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को मान्यता दिया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। जबकि अवशिष्ट सूची की बात करें तो अवशिष्ट सूची पे भी कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? केंद्र सरकार को होता है। उसी तरह से अगर बात करें तो संघ में टोटल कितने विषय की चर्चा किया गया है? 100। ठीक है, कितने? 100। जबकि राज्य सूची में तो पहले कितना था? 66 विषय था। 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1976 में इसमें से 5 विषय को, कितने? 5 विषय को निकाल करके किसमें डाल दिया गया? समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो अब इसमें वर्तमान में कितने हो गए? 61 हो गया। 66 में से 5 निकल गया, 61। यानी वर्तमान में राज्य सूची में कुल कितने विषय की चर्चा किया गया? 61 विषय की। उसी तरह बात करें समवर्ती सूची में तो समवर्ती सूची में पहले 47 था और 5 विषय राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया, तो टोटल कितना हो गया? 52। यानी वर्तमान में बात करें तो समवर्ती सूची में टोटल विषय की संख्या कितना है? 52 है। आगे चलते हैं अवशिष्ट, तो इसमें कितना है? अनंत है, हम पहले ही बता चुके हैं। अवशिष्ट सूची में कुल विषय की संख्या अनंत है। आगे चलते हैं 8वीं अनुसूची। तो दोस्तों 8वीं अनुसूची में इसमें संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा की चर्चा किया गया है। पहले हमारे संविधान में टोटल भाषा की चर्चा कितना किया गया था? 14, किंतु वर्तमान में कुल भाषा की चर्चा कितनी है? 22 है। ठीक है, 15वीं भाषा के रूप में किसे जोड़ा गया? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कब? 21वीं संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1967 में। 21वीं संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1967 में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। जबकि बात करें 71वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1992 में 3 भाषा को, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, यानी 3 भाषा को कब जोड़ा गया? तो 1992 में जोड़ा गया। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा? तो 71वीं संवैधानिक संशोधन के द्वारा। और इस तरह से हमारा भाषा बढ़ के कितना हो गया? 18 हो गया। पुनः 92वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा कब जोड़ा गया? 2003 में। 92वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 2003 में 4 भाषा को जोड़ा गया, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी। बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी, ये 4 भाषा जोड़ा गया, जिससे भाषा बढ़ के 22 हो गया। तो वर्तमान में भाषा की कुल संख्या कितना? 22। ठीक है, आगे चलते हैं 9वीं अनुसूची। तो दोस्तों 9वीं अनुसूची को प्रथम संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के द्वारा जोड़ा गया। कब? 1951 में। किस समिति के सिफारिश पे? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया। इसमें किस चीज की चर्चा किया गया है? तो इसमें भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन को चर्चा किया गया। आगे बात करें 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची को 52वीं संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया, जिसमें दल बदल को रोकने वाले कानून की चर्चा किया गया है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं आगे 11वीं अनुसूची और 12वीं, ये दोनों को रिलेट करके याद रखेंगे। 73वें संवैधानिक संशोधन और 74वें संवैधानिक संशोधन, ईस्वी दोनों का समान है, कितना? 1993 में। तो 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत की चर्चा किया गया है, किसमें? 11वीं अनुसूची में। जबकि 12वीं में नगर पालिका की चर्चा किया गया है। तो इस तरह से ये पूरा हमारा अनुसूची जो है समाप्त हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो दोस्तों आज हम रहने देते हैं यहीं तक। इसके अगले वाले वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे भाग के बारे में, फिर अनुच्छेद के बारे में। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हम छोड़ दिए हैं, कौन कौन सा? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत जितने भी विषय आते हैं उनकी जो चर्चा हम अलग से एक अलग वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ठीक है, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।